तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज कवर कर रहे हैं। इससे पहले के 2 लेक्चर में बेसिक चीज़ें बताई थी कि असल में चार्ज क्या चीज़ होती है और उसके 2 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कशन करा था। एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा हमने एडिटिविटी के बारे में डिस्कशन करा था। तो व्हाट इज़ टुडेज़ टॉपिक्स? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक तरीके की क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, और मास भी सेम वैसे ही होता है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन और अच्छे तरीके से बेटर वे से आपको समझ में आए, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज और मास की हम लोग देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक छोटी सी चीज़ है जिसमें न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है, तो हम लोग इस पर भी बात करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर हम लोग। तो जैसा आप देख पा रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज असल में फर्स्ट टॉपिक है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो सिंपल लैंग्वेज अगर आप देखो तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि ये हमसे ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। आप ये कह सो कि अगर मान लो एक रूम, मैंने ये मान लिया ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है। अब अगर इस रूम मतलब हम इस रूम के अंदर हैं और अगर बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो इस रूम के अंदर जो कोई भी व्यक्ति है बैठा हुआ है, ठीक है, क्या उसको इसके अंदर बारिश जाएगी? आप कहोगे नहीं जाएगी। इसका मतलब उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बारिश हो या ना हो, अंदर आराम से अपना बैठा हुआ है। तो बस ये जो रूम है ये समझ लो एक आइसोलेटेड रूम का काम कर रहा है। यानी कि बाहर कुछ भी हो, आंधी चले, बारिश हो, कुछ भी हो, अंदर इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक ऐसा सिस्टम जिसको किसी और चीज़ पे मतलब वो निर्भर नहीं कर रहा है, तो वही आइसोलेटेड सिस्टम है। तो अब यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है कि हम जो भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसका जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और दूसरे शब्दों में एक ईजी लैंग्वेज में अगर इसी चीज़ को मैं डिफ़ाइन करूँ तो क्या है इसका मतलब, और अगर जो यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो सिंपल चीज़ है, बचपन से आप ये पढ़ते आए हैं, डेफिनेशन मास के बारे में भी पढ़ के आए हैं, एनर्जी के बारे में, सब चीज़ें। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम लोग उसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के तरफ। तो सिंपल चीज़ है, यानी कि एक बहुत ही आपको सिंपल पता चला कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज किसके कारण आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। अब अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तभी तो किसी चीज़ पे चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ आपको अगर मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो असल में हम इलेक्ट्रॉन को बना भी नहीं सकते और इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, बल्कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो टोटल चार्ज होना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जिसमें से 1-2 एग्जाम्पल सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि NaCl, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस समय NaCl के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 0 है। मतलब ये न्यूट्रल है, कोई भी इसमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आप जब इसको आयनाइजेशन इसका कर देंगे, यानी कि इसको अपने आयनों में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो ये अब Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और Cl नेगेटिव में। तो इस समय तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इस समय इस पर एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन टोटल अभी भी चार्ज कितना होगा, आप कहोगे 0। क्यों? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल चार्ज जितना स्टार्टिंग में था अभी भी टोटल चार्ज उतना ही है, 0। तो बस यहाँ पे ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या है, एक कंजर्व है, यानी कि एक कंजर्व क्वांटिटी है चार्ज। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं इसका, कोई सा भी आप केमिस्ट्री में रिएक्शन उठा लो, उसका एग्जांपल जो है वो यहाँ पे शो कर रहा होगा चार्ज को, ठीक है। तो अब इसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है चार्ज वर्सेस मास। तो ये क्यों हमने लिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होती है, एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और मास भी सेम वैसे ही है। जिस तरीके से हम ये नहीं बता सकते कि मास कहाँ से आता है, उस तरीके से हम ये भी नहीं बता सकते कि असल में चार्ज आया ही कहाँ से। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आया, आपके अब बोलने वाले कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन से आता है भाई चार्ज, वो बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कहाँ से आया चार्ज वो नहीं पता। तो सेम इसी तरीके से इन दोनों का एक कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट से क्विकली।
तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास जो है वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक बॉडी पे इस समय प्लस चार्ज है, अब इसको मैं कितनी भी स्पीड से ट्रैवल कराऊँ तो इस पर उतने का उतना ही चार्ज रहेगा, ठीक है। इमेजिन करो कि जैसे एक सोडियम का कोई पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको v स्पीड या एक तरीके से लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कराता हूँ तो भी इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहेगा जितना स्टार्टिंग में था। तो स्पीड से इस पर कोई डिपेंड मतलब नहीं करता ये, लेकिन मास जो है वो डिपेंड करता है स्पीड में। अब ये आप कैसे मान सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, आपने 11th में शायद पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई बॉडी है वो लाइट की स्पीड के बराबर चलने लग जाए, किसकी स्पीड के बराबर, लाइट की स्पीड के, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग बराबर हो जाए लाइट की स्पीड c के, तो उस टाइम पे जो उसका मास जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो असल में जो यहाँ पे m0 है वो है रेस्ट मास, ठीक है, यानी कि जो भी वो चीज़ होगी वो रेस्ट में उसका जो भी मास होगा वो है ये, और m जो है इसका मूविंग मास, यानी कि अब मूव करने के बाद जो मास आएगा वो। तो जब आप पुट करोगे तो v की जगह अगर मैंने जैसा बताया 100 मीटर पर सेकेंड हम रखते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड, तो जब इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और c की वैल्यू जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर करूँगा तो भैया ये हो जाएगा 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो आप ज़रा इमेजिन करो कि पावर 4 को पावर 16 से डिवाइड करने पे कितनी कम डिजिट आएगी, ऊपर 10⁻−12 आएगी, तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालती। इसलिए जब हम नॉर्मली बात करते हैं कि कोई भी हमारी डेली लाइफ में कोई भी चीज़ है जैसे, ठीक है, तो अगर वो 100-200 एक तरीके से अगर मैं 1000 स्पीड भी कर दूँ उसकी, तो भी उसके मास में कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की, ठीक है, तो जैसे फोटोन की बात करते हैं हम लोग, तो फोटोन तो भैया चलते ही लाइट की स्पीड से हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के अंदर वो कम से कम 10⁶, 10⁷ की स्पीड से चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन में v स्क्वायर करोगे तो वो 10⁻14, 12 के समथिंग आएगा, जो इस इक्वेशन में कोई ना कोई इफेक्ट जरूर डालेगा, और m का जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ चेंज मिलेगी अकॉर्डिंग किसके अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मास जो है स्पीड पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो सबको पता है कि भैया इलेक्ट्रिक फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज है या अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज है जैसे पॉजिटिव और निगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारा हमेशा अट्रैक्टिव होता है इन नेचर में, ठीक है। हमेशा आपको पता है कि अगर 2 मास वाली कोई भी चीज़ है, m1 मास और m2 मास की चीज़, तो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे ही, यानी कि इनके बीच फोर्स जो है हमेशा क्या होगा, एट्रैक्टिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंपैरिजन था इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो CBSE बोर्ड में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। न्यूमेरिकल एक बार पढ़ लो आप। तो कह रहा है ए बॉडी कंटेन 4 balls हैविंग चार्जेस E -E + 2E + 3 - 3E. After some time the body is rotated so as possible value of charges on the balls are, ठीक है। इसने हमें ये बताया अपने, अगर आप देखो ध्यान से, कि हमारे पास कितनी बॉल है, 4 balls हैं, जिस पे चार्ज की वैल्यू -E + 2E और +3E और कितनी है -3E है। अब कह रहे हैं जब हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या वैल्यू होगी चार्ज की, वो हमें बतानी है। तो जो आपको पता है, जब भैया मान लो एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं 4 बॉल रख दूँ अगर, ठीक है, A B C D करके, तो इन अगर 4 बॉलों को मैं रख दूंगा और इसको रोटेट करूँगा तो भैया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर से उधर होना स्टार्ट हो जाएगा बॉलों में, जिस कारण से इन बॉलों के अंदर अब जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ तो अब चेंज होगी। तो हम देखेंगे कितनी चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, वही हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे चार्ज जो है वो चेंज होगा, तो वही हमसे पूछ रहा है कि बताओ पॉसिबल वैल्यू क्या होगी चार्ज की। तो देखो अब मैं इसको किस तरीके से कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। अब असल में यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगेगा। वो कैसे पता चला हमें, क्योंकि आप देखो अगर जो 4 बॉल्स हैं जिन पे चार्ज यहाँ पे बता रखा है हमें कितना है, -E + 2E + 3E और -3E, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल चार्ज निकालेंगे कि असल में उस बॉक्स के अंदर जो 4 बॉलें हैं उनके अंदर टोटल असल में चार्ज है कितना। तो जब आप इन सब को ऐड करोगे
किस किस को, माइनस ई को, प्लस 2e को, प्लस 3e को और प्लस माइनस 3 को। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल आउट होगा आप इन्हें ऐड करोगे दोनों को, तो चार्ज कितना आएगा आप लोगों का, ई। तो टोटल चार्ज असल में देखा जाए तो उस बॉक्स के अंदर कितना है, ई है। कितना है टोटल चार्ज, ई। ठीक है, तो बस अब हमें देखना है कि अगर उस टोटल चार्ज जो है बॉक्स के अंदर ई है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ई वाला होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। तो जितना स्टार्टिंग में चार्ज था यानी कि ई था, तो जब हम उसको रोटेट करेंगे उसके बाद चार्ज तो उतने का उतना ही रहना चाहिए, कितना, ई रहना चाहिए। तो बस अब जैसे फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं देखूँ, फर्स्ट पॉइंट के सब चार्जों को उठा के जोड़ो। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बताने वाली है, एक बार आप ज़रा ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो 1.5e प्लस 3.5e माइनस 4.5e और प्लस ई, जब इनको ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे दोनों प्लस के 4.5e और ये माइनस का 4.5, यानी कि सब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल ई। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये आंसर सही होना चाहिए, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है ये आंसर सही, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो देख के आए हैं तो आपको ये पता होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमसे ये कहता है कि चार्ज जो है हमारा वो एक क्या होना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, और वो भी फंडामेंटल, किसकी, फंडामेंटल यूनिट की, यानी कि ई की इंटीजर वैल्यू, यानी कि 2e 3e 1e 4e ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है वो पॉइंट में दे रखी है, तो हमें पता है कि भैया 1.5e नहीं हो सकता, 2.5e नहीं हो सकता, यानी कि पॉइंटों में चार्ज की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये ऑप्शन तो देखना भी गलत हो जाएगा, मतलब ये तो बिल्कुल ही आंसर आए या ना आए ऐसा चार्ज होता ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो मैं इस पर क्या लगाऊंगा, रॉन्ग का आंसर लगा दूंगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड वाले की, तो बस यही चीज़ आपको देखनी है, उठा उठा के ऐड करो और जिसका आंसर ई आ रहा है बस वही सही होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पॉइंट में था और पॉइंट में चार्ज नहीं होते, इतना ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले की, तो देखो मैं ऐड करता हूँ सेकंड वाले को, सेकंड वाले को ऐड करते हैं फटाफट। तो 2e प्लस माइनस 7e प्लस 5e प्लस 3e। ठीक है, तो सारे प्लस प्लस वाले ऐड करो तो ये दोनों हो जाएंगे 8e और ये 9e। इसमें से माइनस का 7e जाएगा तो कितना बचेगा, 2e। तो ये आंसर नहीं है, आंसर कितना आना चाहिए, ई आना चाहिए। ऊपर ऐड करके दिखाया मैंने, तो मतलब सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड वाले को देखते हैं फटाफट से। थर्ड वाले में जितने भी ये प्लस प्लस वाले इन्हें ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 7, इसको ज़रा ऐड करो, 7e 2e e, ये हो जाएगा 10e। इसमें से जब मैं माइनस का 8e माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा ये, तो आपका थर्ड वाले का आएगा, इसका भी कितना आएगा, 2e। कितना आएगा इसका, 2e। तो ये भी आंसर नहीं है, तो भैया फोर्थ वाला ही आंसर होना चाहिए। और देख भी लेते हैं एक बार। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो देखो 4e ये कितना हो गया आपका, 8e प्लस का, इसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला 8e माइनस वाला और बचेगा प्लस e। तो जब कैंसिल आउट करोगे तो e, तो इसका आंसर आपका जो आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप के जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, आपको बस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मेथड यूज़ करना है। जितना चार्ज स्टार्टिंग में उतना एंडिंग में भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो एक बार, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। ए बॉडी कंटेन 3 चार्जेस -4e + 2e और e। इफ़ द बॉडी इज़ शेक्ड देन द वैल्यू ऑफ चार्जेस आर ये। ठीक है, इसने क्या बोला, इसने कहा कि भैया एक बॉडी है जो 3 चार्ज कंटेन कर रही है। यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है, -4e + 2e और e। जब हम बॉडी को थोड़ा हिलाते डुलाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके चार्ज की वैल्यू आपको पता है चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो 2 पे तो चार्ज इतना है, तो थर्ड वाले पे चार्ज पूछ रहा है। तो बस आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी जब होती है और ऐसे कुछ बोल दे तो आपको पता होता है कि स्टार्टिंग में जो चार्ज होना चाहिए वही एंडिंग में भी होना चाहिए। तो बस हम यही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो भी स्टार्टिंग में चार्ज होगा उनके सबको ऐड करो, वो इक्वल होना चाहिए लास्ट में चार्ज के। तो बस देखो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो प्लस -4e कर दिया ऐड, प्लस 2e कर दिया और e, और यहाँ पे ये सारे चार्ज को ऐड कर दिया। इनको जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे -e बचेगा और इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे 7e और प्लस q।
यहाँ से मैं Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, -8 आएगा। तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं अपना आंसर कि सही में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग भी रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आई, -e, ये था स्टार्टिंग में चार्ज यहाँ पर, ठीक है। जब आप ऐड करोगे तो -e आ रहा है। अब इतना ही चार्ज एंडिंग में भी होना चाहिए, तो देख लेते हैं क्या हो रहा है इतना। तो क्या करेंगे हम लोग, 3e + 4e -8e, ठीक है। तो जब ऐड करोगे तो देखो 7e -8e और लास्ट में -e आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमने सही करा बिल्कुल। तो आज की जो वीडियो थी वो हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज की वीडियो इतनी रखते हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से उसका थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।